हेलो बच्चों, बेटा वेरी वार्म वेलकम। बेटा कुछ दिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम चैप्टर्स की केमिस्ट्री के और अदर सब्जेक्ट के चैप्टर्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यानी 11th क्लास एज वेल एज 12th क्लास। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इसमें हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी टच करेंगे और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी जेई और नीट के लिए भी इन सबको टच करते हुए चलेंगे बेटा। तो आज से हम ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा हमारा आज के स्लाइड के अंदर, वो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें पढ़ेंगे। पहला बच्चों होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलियस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। इसके बारे में बेटा आज हम इसकी क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने प्रपोज किया इसको? लेवोजियर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया सबसे पहले, एंटोनियो लुरेंट लेवोजियर। ठीक है ना, कैसा साइंटिस्ट था? फ्रेंच साइंटिस्ट था। ऐसे ही नाम होते हैं टेढ़े मेढ़े से। ठीक है, हमारे इंडियंस के लिए तो ये नाम टेढ़े मेढ़े से होते हैं। ठीक है, लेवोजियर। लेवोजियर को हम बच्चों फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। बहुत सिंपल लॉ है। क्या कहता है ये लॉ? क्या कहता है कि किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज के अंदर बच्चों मास ऑफ रिएक्टेंट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, आपने कोई पानी है, पानी को बॉईल किया बेटा आपने, और ऊपर एक यहाँ पे इसको यहाँ पे सील कर दिया, और यहां से आपने एक बोतल लगा दी, यहाँ पे एक नली लगा दी, और यहाँ पे इसको कंडेंस कर लिया। तो जितना पानी यहाँ से बच्चों बॉईल होके जाएगा, और वैसे इस कंटेनर में भी उतना ही पानी होगा। इसका मतलब मास पहले भी वही था, मास बाद में भी वही था, तो कंजर्व रहेगा मास आपका। ठीक है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये इसकी एक अनदर फॉर्म है। बल्कि पहली फॉर्म यही है कि मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए पॉइंट की बात यह है कि ये वाला लॉ कहाँ पे इनवैलिड होता है हमारा? क्या ये सब जगह वैलिड होता है? कोई ऐसी जगह है केमिकल या फिजिकल चेंज जिसके अंदर ये लॉ इनवैलिड होता है? तो बच्चों वो चेंज है हमारा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा, फिर उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन को? बच्चों उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपको अलग आपको एलिमेंट दिखाई देंगे, सेम नहीं दिखाई देंगे। सेम कहाँ दिखाई देंगे? जैसे एग्जांपल दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, कैल्शियम इधर भी है, कैल्शियम इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड एलिमेंट है वही राइट साइड है। इसका मतलब ऐसे केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन ये लिख देता हूं बच्चों, 4Be9 प्लस 2He4, तो अब हमारे पास 6C12 प्लस 0N1। अब आप देख रहे हैं इधर बेरिलियम है, इधर कार्बन है, इधर हीलियम है और इधर न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब दोनों तरफ सेम नहीं है, एक नया एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में कंजर्वेशन ऑफ मास आपका नहीं लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछा मास बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का। तो बच्चों लेफ्ट साइड का मास 10 ग्राम, राइट साइड का मास 4.4 प्लस x, दोनों कंजर्व होना चाहिए ना। तो x की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ गई? 5.6 ग्राम आ गई। ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्या क्या इसके अंदर कोरोनरीज और डेवलप हो सकती हैं ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज, सब में वैलिड है। कहाँ वैलिड नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये वैलिड नहीं है। थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन? बच्चों वो ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, अच्छा किसने दिया? जोसेफ प्रोस्ट ने दिया, प्रोस्ट ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी हमें याद हो, आजकल क्वेश्चन आने लगा है, मैचिंग पेयर पे क्वेश्चन आ सकता है। किसने दिया? पहला किसने दिया? लेवोजियर ने। ये किसने दिया? प्रोस्ट ने दिया। ठीक है ना।
इन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। यानी मैं इसको आसान कर दूं, इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो उसको बनाने वाले एलिमेंट है उनका बाय मास रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बल्कि मैं तो इसका उल्टा कहता हूं बच्चों, जब फॉर्मूला ही हमने वो बनाया है तो बाय मास तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम अक्सर लेते हैं वाटर का। वाटर में हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है बेटा 16, तो बाई मास रेशो कितना हो गया 1:8। अब चाहे पानी आप नाली का ले रहे हैं, चाहे आप पानी रेन वाटर ले रहे हैं, चाहे आप पानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करा के कर रहे हैं, चाहे आप पानी नाले का ले रहे हैं, बड़े नाला, नाली का बड़ा भाई नाला, तो कहीं का भी आप पानी अगर ले रहे हैं तो उसका रेशो 1:8 होगा। जब फॉर्मूला ही हमने ये बनाया है तो 1:8 होगा ही होगा। सिंपल सी बात हमने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। क्यूप्रिक कार्बोनेट, वन ऑफ विच यहां से विच वाज नेचुरल ओरिजिन एंड अदर से सिंथेटिक वन, ठीक है। ही फाउंड दैट द composition of element present in was same in both the sample as shown below। ये आपको एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया जो प्रोस ने बताया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर, 2 अलग अलग सोर्स से बना, ये नेचुरल सैंपल, ये सिंथेटिक, दोनों के अंदर क्या था, सेम था। तो ये लॉ क्या होता है, हो जाता है वैलिड हो जाता है। यानी क्या हुआ, इररेस्पेक्टिव टू द सोर्स ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। याद रखना फिक्स रेशियो बाय मास है, यानी बाय मास रेशो है। 2:16 का मतलब क्या हो गया, बाय मास। इररेस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ द सोर्स द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन कहलाता है, कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन कहलाता है। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं? चलिए आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। आसान सा लॉ है ये हमारा। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अब एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड, यानी मेथड डिफरेंट हो गए। इन केस इतने ग्राम ऑफ मेटल गिव इतने ग्राम ऑफ ऑक्साइड, इन सेकंड केस इतने ग्राम ऑफ मेटल गिव इतने ग्राम ऑफ ऑक्साइड। शो दैट दिस डाटा इलस्ट्रेट द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट बच्चों दोनों केसेस में ऑक्सीजन का और कॉपर का रेशियो अगर कांस्टेंट आता है, सेम आता है, तो इसका मतलब सही है बात। तो आप देखो, इन फर्स्ट केस मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कितना आया 79। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 में से माइनस कर लो, कितना आ गया। अगर यही सब कुछ दूसरे में भी आता तो बात जम गई। इन सेकंड केस मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ रहा है 79.7। ऑक्सीजन का मास भी सेम आएगा। जब दोनों का सेम आ गया तो बाई मास रेशियो सेम आ गया, नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चों, वैलिड हो जाता है बच्चों। बात समझ में आती है, नहीं? ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे की तरफ आते हैं। कौन सा लॉ था, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ दूसरा है। ये किसने दिया था, प्रोस्ट। पहला किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया बच्चों, ये दिया डाल्टन ने। देखो यहाँ पे अगर हम बात बनाएं तो क्या लिखा है आपका, डाल्टन ने दिया। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है आजकल, याद करना शुरू कर दो इनको भी, ठीक है ना। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता क्या है बच्चों, जब भी 2 एलिमेंट लेट से कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करके 2 कंपाउंड बनाएं या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाएं, 2 बनाएं या उससे ज्यादा बनाएं, तो बाय मास रेशियो 1 एलिमेंट, 1 का मतलब मैं ये कह रहा हूं, 1 का मतलब ऑक्सीजन, बाय मास रेशियो ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर। ये कौन सा हो गया, अदर। ये कौन सा हो गया, अदर। कार्बन कौन सा हो गया, अदर, यानी 12 ग्राम है, यहाँ पे भी कितना है 12 ग्राम। अब इसका रेशियो 16 और इधर कितना आ गया 32। एक सिंपल रेशियो होता है, यानी कितना आ गया 1:2। बात समझ में आई, नहीं? दोबारा बोलता हूं मैं, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, 2 ही होने चाहिए एलिमेंट, याद रखना 2, 3 नहीं, 2, 3 वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होगा आपका, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, देन बाय मास रेशियो ऑफ 1 एलिमेंट, ये 1 है, 1 एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर बेयर ए सिंपल रेशियो। क्या हो जाएगा, एक सिंपल रेशियो होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन का। क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा और साथ में SO3 बनाएगा। आप देखें सल्फर का मास कांस्टेंट है, ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया 2:3, बाय मास रेशियो भी यही आएगा 2:3 आएगा। तो ये कौन सा कहलाता है बच्चों, आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप बात आपको
जम रही होगी, ठीक है ना। तीसरी बात, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन ये कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड, द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दिस कंपाउंड इज इतने व्हाइल द अदर इज इतने, शो दैट दीज डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करते हैं। देखिए वैसे तो आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बनाता है और H2O2 बनाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक के मास को कांस्टेंट कर लेना और दूसरे का रेशियो निकाल देना है। जैसे देखो क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन इतना, इन सेकेंड कंपाउंड हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन इतना, बहुत सिंपल बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब यहां से देखो, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन फर्स्ट कंपाउंड द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद 1 पार्ट मास ऑफ, यानी 1 ग्राम से, सीधी सी बात, 1 ग्राम से कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, पहले में और दूसरे में भी 1 ग्राम कर लो, कांस्टेंट कर लिया ना, फिर ऑक्सीजन का रेशियो निकाल दो। इन सेकेंड कंपाउंड पार्ट बाय मास ऑफ विच पार्ट, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन, दोनों केसेस का ऑक्सीजन आ गया। अब क्या इसका रेशियो सिंपल रेशियो आता है, तो अब आप देख रहे हैं सिंपल 7 का डबल क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 15 हो जाए, 7.9 है यहाँ पे, तो क्या आ गया 2:1। तो इसका मतलब ये बात हमारी, ये डेटा क्या करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करता है। बात समझे नहीं, किसी एक का कांस्टेंट कर लो, दूसरे का रेशियो निकाल दो आपका, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। बात समझ में आती है नहीं। नेक्स्ट अगला लॉ क्या आता है बच्चों, गैलियो-सॉक लॉ, सबसे आसान लॉ, वेरी वेरी आसान। गैलियो-सॉक लॉ क्या कहता है, सबसे पहली चीज तो यह है सिर्फ गैसेस के लिए, गैलियो-सैक, एक तो ये नाम ना बड़ा गड़बड़ करता है, इसको एक साथ लिया करो, गैलियो-सैक, ऐसे अगर लोगे गैलियो-सैक तो इसका कहीं और मतलब पहुंच जाता है, ठीक है ना। गैलियो-सॉक लॉ क्या कह रहा है, वो ये कहता है सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। वो ये कहता है कि अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो गैसेस कंबाइन करती हैं और प्रोडक्ट गैस बना दिए इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अपने सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस ए केमिकल रिएक्शन सो इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ऑल गैसेस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो गैसेस कंबाइन करें N2 + 3H2। ये एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है, ये 3 वॉल्यूम, जो इसका कोफिशिएंट है 3 वॉल्यूम, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, तो रेशियो क्या हो गया 3:1:2, यानी एक सिंपल रेशियो हो जाएगा आपका इन गैसेस का। सॉलिड को इसमें कंसीडर आपको नहीं करना है आपका। बात समझ में आती है नहीं। बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 1:3:2 विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। गैलियो-सॉक डिस्कवरी ऑफ इंटीग्रल रेशियो ऑफ वॉल्यूम रिलेशनशिप इन द फैक्ट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये क्या है, वॉल्यूम का गैसेस के लिए, वहां पे तो बाई मास दिया था, वॉल्यूम क्या दिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। वहां पे भी क्या था डेफिनिट प्रोपोर्शन में, कि उसका मास जो होता है, मास का रेशियो हो जाए कांस्टेंट होता है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। जैसे इस बार आपका नीट में क्वेश्चन आया कि आपकी डाल्टन्स थ्योरी कौन से लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती, तो उसी टाइप का क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, बिल्कुल आसान सा। अगर मान लो ऐसा कर दें हम, x2 + y2 gives xy, मान लो इस टाइप का कर दो, प्लस xy ऐसा कर दें, और ये हो जाए हमारे पास सॉलिड एग, और ये हो जाए हमारे पास गैस, लेट्स से, ठीक है। तो क्या होगा, कंपाउंड xy लिखा है, नेचर डिफरेंट है हमारा, ठीक है। क्या होगा आपका x2 y2, या मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, इसको xy कर लो, तो ये आपको फिर एक्सा नहीं लगेगा, आपका होगा सर टेम्परेचर प्रेशर सेम, फिर आपने कंपाउंड की फिजिकल स्टेट अलग क्यों कर दी। आप क्वेश्चन उठा सकते हो भाई। क्या बनेगी कहानी आपकी, x + x2y, ठीक है। आपका लेट से ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो इनका रेशियो क्या आएगा बच्चों हमारा, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, तो 1:1:1। ये जो सॉलिड है इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, यानी रेशियो मतलब रेशियो सिर्फ ये लिखा जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो सॉलिड इसके अंदर बच्चों इंक्लूड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आती है बच्चों, नहीं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, गैलियो-सॉक लॉ, जो कि एक आसान लॉ है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अगली बात की तरफ आते हैं, एवोगाड्रो लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ज्यादा काम आता है। देखिए एवोगाड्रो लॉ क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एक बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया, डाल्टन की। हमेशा वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो दूसरी की बात को
अपोज करके अपनी सही बात प्रपोज करते हैं। तो वो काम इसने किया। क्या किया इन्होंने, क्या बात बताई बच्चों, अगर यहाँ पे देखें तो are that the smallest particle of gas that can has independent existence is molecule, very important point। जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, एटम है। उस बात को इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि गैसियस का जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल है, वो एक एटम नहीं है आपका, नॉट एन एटम, ये रहा ना, नॉट एन एटम। हेंस वॉल्यूम ऑफ द गैसेस शुड बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखना किस पे बेस्ड है, नॉट द नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में आई नहीं? और आपको पता है इन्होंने फिर एक लॉ दिया कि एट similar condition of temperature and pressure equal volume of gases contains equal number of molecules, not atoms, equal number of molecules रखते। देखिए यहां से बात आपको समझ में भी आ रही है। यहां से इसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे H2 plus Cl2 gives to HCl, या मैं इसको ऐसे लिख दूं H2 plus Cl2 gives HCl, इसको हाफ लिख दूं बच्चों, इसको हाफ लिख दूं। अगर मैं इसको एटम की फॉर्म में लिखता हूं, वन एटम टू एटम, हाफ एटम एटम वन एटम, तो हाफ एटम तो पॉसिबल नहीं है, डाल्टन ने मना किया था आपका, ठीक है ना, कि हाफ एटम तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब मॉलिक्यूल आधा हो सकता है लेकिन एटम आधा नहीं हो सकता। अगर मैं इसको लिखूं वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल, तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं अगर इसको एटम की फॉर्म में लिखूं तो इसको आधा एटम लिखूंगा तो बात हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, गलत हो जाएगी। इस वजह से ये सही नहीं है हमारा। इसी के बेसिस पे आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इन्होंने एक नंबर दिया है एवोगाड्रो नंबर, वो क्या होता है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आपका, ये होगा आपका क्या बच्चों, हमारा एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है बात, बनती है बात नहीं? हालांकि इस पे कुछ लोगों की लड़ाई है कि 6.023 होना चाहिए, एनसीईआरटी में वो है, वो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक्यूरेट जो होता है वो ये होता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों थोड़ा सा, यहां से अगली बात करते हैं। कौन सी बात हो गई हमारी, एवोगाड्रो लॉ की बात यहाँ समाप्त हो जाती है। अब आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बच्चों पोस्टुलेट याद कर लेना है, रट लेना है। डाल्टन समझदार आदमी थे, फिलोसफर थे, ठीक है ना। कुछ बातें फिलोसफर्स की सही होती हैं, जैसे अभी कॉन्ट्राडिक्ट किया हमने एटम मॉलिक्यूल की बात को, कुछ बातें फिलोसफर की गलत होती हैं, ठीक है ना। फिलोसफर जो एक्चुअल में होते हैं ना, वो डिवाइन बुक से चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उनका डिवाइन बुक में गलत नहीं होती, लेकिन उससे एक्सट्रैक्शन, उसको इम्प्लीमेंटेशन जब वो दुनिया पे करते हैं तो वो चीजों में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ आ जाता है, क्योंकि अपना दिमाग भी वो उसके अंदर लगा देते हैं। और सिंपल अगर खुदा का दिमाग लगा, खुदा का दिमाग से मतलब मैं डिवाइन कह रहा हूँ, जो चीज वो तो सच होती है हमेशा, तुम आपको पता है। तो क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे कहानी, एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कॉल्ड द एटोमियो, इंडिविजिबल पार्टिकल, ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है ना। एटोमियो का मतलब क्या है हमारा, मियो क्या मतलब क्या है हमारा, इंडिविजिबल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस, ये भी फिलोसफर थे, निकम्मे मुश्किल नाम है, ठीक है ना। ग्रीक फिलोसफर थे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द सेम बिलीफ वर प्रपोज, ठीक है ना। बाय ऑब्जर्विंग द लॉ, हालांकि मुझे ये पढ़नी नहीं चाहिए, मैं आपके सामने थ्योरी पढ़ रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंपैक्ट भी आपको पता लग जाए। ऑब्जर्विंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जॉन डाल्टन 1808, ठीक है ना, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच ही प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये जितनी सारी कहानी हमने गाई है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जैसे पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। आजकल हम सबसे ज्यादा पढ़ने के चोर हैं, बात समझना ही नहीं, उस चोरी को खत्म करके जरूर पढ़ना चाहिए, फिर आपका मेन पॉइंट ही आगे। मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो हमें याद होने चाहिए। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, इंडिविजिबल पार्ट। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, किसी भी एक एलिमेंट के सारे होते हैं। इट मींस दे पोजेस सेम साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक के, लेकिन दूसरे के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, दे पोजेस डिफरेंट साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे के अलग है, अपने अपने हैं, ठीक है ना, अपना सेम है, दूसरे का अलग है, अपना डीएनए बराबर, दूसरे का अलग होगा आपका। Atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio form compound। बहुत सुंदर बात है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सिंपल रेशियो क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म
कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियस है, अभी कंजर्वेशन ऑफ मास करके आए हम, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मास में न्यूक्लियर रिएक्शन में वहां एटम वहां लॉस नहीं होता, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियस दूसरा चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। कौन से को एक्सप्लेन नहीं करती, सबको एक्सप्लेन करती है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। जो इस बार आया था गेलियोसॉक लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती, बाकी केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ को ये एक्सप्लेन करती है। ये लाइन जो बता रही है वो सारी बता रही है। बात समझ में आई नहीं? तो बच्चों ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। पढ़ने की सिटिंग की पावर को अपना बढ़ाओ। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है बच्चों के साथ कि उनका कंसंट्रेशन लूज कर। हमारा भी शॉर्ट्स का दौर है, शॉर्ट्स एक के बाद एक। हमारा मेरा 2 साल का बच्चा है इतना सा, वो निकम्मा हाथ से ऐसे चलाता है, रुकता ही नहीं है, कहीं भी नहीं रुकता है। तो आज की जो कंसंट्रेशन है ना हमारी शॉर्ट्स ने खत्म कर दी है। हमें बैठ के एक जगह थोड़ी देर बैठना, जान पूछ के बैठना, शांति बैठना है, लेकिन बैठना है, उससे अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है। बच्चों पूरा दिन निकल जाता है, रात को सो जाते हैं, हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए। पूरा दिन रात हमारा ऐसा चला जाता है, क्योंकि जब भी हमें सोचने का टाइम मिलने की चांसेस होते हैं तो हम मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं और शॉर्ट्स देखने लगते हैं। सुंदर सुंदर कन्याएं आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो मैं ऐसे मगन हो जाते हैं। और यूथ तो आजकल मगन हो गई है किसके ऊपर, इंस्टा और इन सब चीजों के ऊपर देखते रहते हैं ऊपर से नीचे तक। लड़के खुश होते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे इनका रिश्ता होने वाला हो इसी कन्या से जिसको ये देख रहे हैं निकम्मा डांस करते हुए। तो बच्चों कंसंट्रेशन पावर को आपको अपने को बढ़ाना है, बहुत जरूरी है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए किसी चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। 10 मिनट शांति से, आजकल तो वॉशरूम में भी नहीं बैठते, टॉयलेट में भी नहीं बैठते बिना मोबाइल के, ठीक है ना। वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कम से कम वहीं पे यूज करके बाकी जगह यूज मत करो, ठीक है ना। कर सकते हो उसको तो उतना तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, शांति से बैठना है, चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हमारी पढ़ने की पावर हमारी बहुत कम होती जा रही है, ठीक है बेटा। तो ये कौन सी हो गई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने यहाँ पे बात जमा ली। आगे आ जाइए, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। पहली बात तो यह है बेटा एटॉमिक मास क्या होता है हमारा। सबसे पहली पॉइंट ये है एटॉमिक मास बेटा, हम जिस भी एटॉमिक मास को लिखते हैं, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ये होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है बेटा हमारा ये रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको कहते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके रिलेशन में दिया जाता है बेटा, ये दिया जाता है कार्बन 12 आइसोटोप्स के रिलेशन में दिया जाता है। हम ये कहते हैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन के एक एटम के 1/12 हिस्से से कितना भारी है, उसको कहते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। 1961 के बाद रेफरेंस एलिमेंट हमारा कार्बन है। हालांकि लाइटेस्ट एलिमेंट आज भी हाइड्रोजन है, उससे पहले भी हाइड्रोजन था, आज भी हाइड्रोजन है, लेकिन हमारा रेफरेंस करने का तरीका बदल गया। रेफरेंस एलिमेंट कार्बन है, बल्कि 1/12 कर देंगे तो मास तो वही बचेगा ना हमारा, क्योंकि अबंडेंस के बेसिस पे और स्टेबिलिटी के बेसिस पे इसको हमने कार्बन को अडॉप्ट किया आफ्टर 1961, ठीक है ना। तो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है बच्चों, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। बात समझ में आती है बच्चों, इसको कहते हैं रिलेटिव। इसकी यूनिट होती है AMU, और 1 AMU जो होता है बच्चों वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। कैसे निकाल सकते हैं, ये AMU है, ये क्या है 1 AMU, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ये जो बता रखा है हमने वो यही आया आपका, ठीक है ना। ये वाला इससे पहले वाला, यहाँ वाला, ये 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। अच्छा, इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक बार IIT ने क्वेश्चन दिया, बड़ा दिमाग लगाया, ठीक है ना, जो जाता नहीं है दिमाग। R/N, R की भी वैल्यू दे दी, N की वैल्यू दे, IIT एडवांस की बात बता रहा हूँ, पक्का डिवाइड करके बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आपका ये आ गया आपका, ठीक है ना।
इसको टुडे एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास, यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफाइड मास जो एनसीईआरटी में भी है आपका, ठीक है, लेकिन एएमयू पे भी आज भी आपका क्वेश्चन को आपको दिखाई दे जाएगा। बात समझ में आई नहीं बेटा? ये तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, बात हमारी किसकी हो रही है? एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों हमारा? अगर दो आइसोटोप्स हैं हमारे, जैसे क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, इस पे अक्सर क्वेश्चन हमारा बनता है। तो बच्चों अगर इसमें देखें, इनका अबंडेंस होगा, इसका 30, इसका अबंडेंस होगा क्लोरीन नो 37 और 35, इसका अबंडेंस होगा 25%, इसका अबंडेंस होगा 75%। बच्चों दोनों का रेशो निकालें तो आ जाएगा 1:3। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है हमारा बेटा मास ऑफ वन आइसोटोप 37 इंटू इट्स अबंडेंस इंटू 1 प्लस मास ऑफ अनदर आइसोटोप 35 इंटू इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। ये हमारा होता है एवरेज एटॉमिक मास, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्लोरीन आएगा 35.5, जो हमेशा हम यूज करते हैं यूनिफाइड मास या AMU। ये होगा बच्चों हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। देखिए एवरेज एटॉमिक मास मैंने बताया अभी 35। ये फॉर्मूला ये होता है इसका बच्चों कि मास एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय प्लस अनदर का 3 होंगे तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। ये बात मैं बता चुका आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोप्स विद एटॉमिक मास 14। ठीक है ना, आइसोटोप 14 एंड 15। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इतने, व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस? बेटा एक के अबंडेंस को आप x एज्यूम कर लो, दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। देखिए परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14x, दूसरे का 100 माइनस, फॉर्मूला लगा दो। एवरेज एटॉमिक मास आपको पता था x इंटू 14 प्लस 100 माइनस x इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोरोन का दिखाई देता है, बोरोन 10, आप करिए इस क्वेश्चन को। बोरोन 11 दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, आपको एवरेज एटॉमिक मास 10 प्लस 2 दे दिया, 10.2 दे दिया, ये एवरेज एटॉमिक मास दे दिया। आपको कहेगा कि परसेंटेज अबंडेंस निकालो, परसेंटेज अबंडेंस। ये आप क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको 80 और 20 का आंसर आपका बन जाएगा। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं तो ये बात यहाँ पे हमारी बनेगी बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, बहुत बच्चा सा टॉपिक क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमारा? कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल बात है। आपसे क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है, जैसे यूरिया NH2CO NH2, मॉलिक्यूलर मास निकालो और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। वाटर के अंदर हाइड ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो H2O, तो क्या होगा? परसेंटेज कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का? 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, ये परसेंटेज यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। अब बच्चों एक आध बातें देख के और इसकी सभा क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला मास को छोड़ देते हैं। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होगा बच्चों? irrespective to the source, pure sample of water always yield इतने % mass of hydrogen and इतने % mass of oxygen. This is explained by irrespective to nature of source. कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, कौन सा आ जाएगा? कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन irrespective to nature of source. Zinc sulfate contain इतने % zinc, इतने % water. If the law of constant proportion is true, then the mass of zinc required to give 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टल विल बी। देखिए 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टल में जिंक का मास पूछा है। जिंक कितना % है? 22.6। 40 ग्राम में 40 ग्राम का क्या कर लूं मैं? 40 इंटू 22.65 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आ जाएगा नहीं आपका? ठीक है, कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जिंक का 40 ग्राम में आपको 22.4% है, यानी 100 ग्राम में 22.65, तो 40 ग्राम में कितना होगा? सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, एकदम से आ सकता है। बात जमती है बच्चों? नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप ये बताइए कैल्शियम का परसेंटेज कितना दे रखा है? 40%। 100 ग्राम में कितना है?
40% है, 40 ग्राम है, तो 4 ग्राम में कितना होगा, लेट्स से x ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 100x इज इक्वल टू 4 इंटू 40, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, सॉरी 40 लिखना था यहाँ, ठीक है, 160 डिवाइडेड बाई 100, तो 160 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1.6 ग्राम आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, 1.6 ग्राम। जितना परसेंटेज 100 में उतना ही उसी ग्राम, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, ये आप क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने है, आप क्वेश्चन खुद से इसको करके देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। आयरन का एटॉमिक मास, ये सारे क्वेश्चंस आप बच्चों करके देखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, गलत हो गया आपका, सेकंड ही गलत हो गया, बात समझ में आई नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें 3 एलिमेंट आ जाए वो इलस्ट्रेट नहीं करेगा, आप देखो 2 एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट 2 यहाँ कितने आ गए, 2 और 1 3, तो चौथा ही नहीं होगा आंसर आपका। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इन्हें आप कर सकते हैं बच्चों। ये सभा हमारी आज के लेक्चर की यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। हमने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करके क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दे, तो आप इसको देखिए, आसान सा लेक्चर है हमारा। आज के लिए सभा समाप्त करते हैं, थैंक यू, ओके, गुड लक।